चलो, और इस चालू करोगे? यस फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 64। नॉट लास्ट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट लास्ट। 64th लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग ये जो यूनिट है ये ऑफिशियली एंड करेंगे, और उसके साथ साथ थ्योरेटिकल कुछ पार्ट कवर करेंगे, और शाम में जोरदार पार्टी भी होगी। पार्टी में आपको जो कूपन मिले वो एंट्री के लिए एज वेल एज खाने के लिए देने होंगे। पार्टी में विनोद सर ने आपको आइडिया दी है वैसे सुबह, तो हम लोग जो कपड़े पहन के आएंगे वो सबसे हटकर रहेंगे, मतलब सबसे हटकर, मतलब इतने हटकर कि मुझे यकीन है कि बचपन में मेरे मॉम ने भी वैसे कपड़े नहीं पहनाए रहेंगे मेरे को, ऐसे अतरंगी स्टाइल के कपड़े। और ये डिपार्टमेंट जो है वो हमारे तोड़ पर्सन के पास था, और यकीन मानिए मुझे तो लगता है कि वो टेलर जब सी रहा था ना हमारे कपड़े, तब भी सोच रहा हूँ क्या भाई लोग क्या दिखने वाले ये लोग। हाँ, तो आई एम श्योर हम लोग आज का फोटो वोटो खींच के उसको भी देंगे कि तेरे सिलाए हुए कपड़े में हम कैसे दिख रहे हैं। आज देख रहे ना आप पार्टी में, और बहुत ही ज्यादा करेज रखकर वो पहनना पड़ेगा हमको। मेन्यू, वेन्यू तो आपको पता है, वेन्यू। हाँ, तो वेन्यू पे आके मेन्यू पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेन्यू बहुत अच्छा है, मजा आएगा आपको खाने के लिए। ऑफ कोर्स पूरा वेज खाना है और बहुत अच्छा खाना है, आपको खुलकर डांस और खाना। देखो अभी धूप आ रही है, भगवान भी अपने साथ है ना। जिस वक्त बुक किया था उस वक्त बरसात थी जोरों से, और अभी धूप है, ठीक है। दोपहर का खाना खाना भी नहीं चाहिए था आज, क्योंकि शाम का इतना जबरदस्त खाना है। क्या है? ड्रिंक में वेलकम ड्रिंक है तेरे को, मंचो सूप गरम गरम है, ठीक है। क्या है? थम्स अप, टेस्ट द थंडर। ओके, अभी हाँ स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, समझदार इंसान ये है, इसको मालूम है कि जितना पढ़ा है उसके बगैर सर छोड़ेंगे नहीं, फिर 10 मिनट लेट हो सकता है। चलो सब लोग ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले आज, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टाइप्स ऑफ फ्लोट। कम टू पेज नंबर 294। 294 पे आ जाना। यस यस, फोटो भेजने का क्या, मैं इंस्टा लाइव करूंगा उधर से, डोंट वरी, ठीक है। आज की पार्टी का इंस्टा लाइव होगा। हाँ चलो आ जाओ, पेज नंबर 294 पर टाइप्स ऑफ फ्लोट पे आ जाओ। ये वर्ड जो है ना फ्लोट, इसका मतलब होता है डीले। क्या होता है? डीले। फ्लोट का मतलब होता है डीले, लिखा है फर्स्ट लाइन में, देखो, ठीक है। सबका ध्यान पढ़ाने पे होना चाहिए, जितना तुम इधर ध्यान दोगे उतना तुम्हारा यहां से निकलने का टाइम जो है वो कम होते रहेगा, ठीक है। उतना तुम्हारा तैयार होने वाला टाइम जो है बढ़ेगा गर्ल्स, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, अगर आपको अच्छा अच्छा तैयार होना है, जैसे आपको बर्थ राइट है, बर्थ राइट है ना वो आपका, तो उसके लिए इधर ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दो ध्यान दो। फ्लोट मींस डीले। अब कैश के मैनेजमेंट में डीले कैसे होते पहले समझ लो, कौन से टाइप के फ्लोट होते हैं। इस टेबल को पढ़ने का एक स्पेसिफिक तरीका है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। तरीका क्या है समझ लो। लेफ्ट साइड पहले दो इवेंट्स लिखे, और इसके बीच डार्क कलर में जो राइट साइड लिखा है वो आपका फ्लोट है, जो व्हाइट कलर फॉन्ट में और डार्क लेन में, ठीक है। तो डार्क कलर में व्हाइट कलर के फॉन्ट में ये जो है वो फ्लोट है, और ये जो ब्लैक कलर में लिखी ये दो इवेंट्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला वाला आपको इवेंट पढ़ाऊं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट इवेंट में डिस्पैच ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स टू कस्टमर, मतलब हमने कस्टमर को फिनिश गुड्स भेज दिए, ओके। बट सेकेंड इवेंट क्या है? प्रिपरेशन और ऑफ बिल और इनवॉइस अगर बना, मतलब ये सेकेंड इवेंट हुआ नहीं है, फर्स्ट इवेंट हो चुका है बट सेकेंड इवेंट हुआ नहीं है, तो इसको दो इवेंट के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? बिलिंग फ्लोट। क्या बोलते हैं? बिलिंग फ्लोट। इसका मतलब आप सपोज मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको गुड्स डिस्पैच कर दिए बट बिल बनाया ही नहीं और बिल भेजा ही नहीं,
तो ये जो डीले मैंने किया है 2 दिन 3 दिन बाद आपको बिल दिया है सपोज, तो ये डीले को हम बुलाते हैं बिलिंग फ्लोट। आप ठहरे कस्टमर, आप क्या बोलोगे, मेरे बिल पे जो डेट है वो डेट से मैं बिल दूंगा, मैं पेमेंट करूंगा। मेरे बिल पे जो डेट है, अब डेट तो ऑब्वियसली परसों की रहेगी ना, 2 दिन बाद की, जिस दिन बिल बनाए, क्योंकि मैंने बिल बनाया है 2 दिन बाद है, तो ऑब्वियसली मेरा नुकसान क्या हुआ समझा, मेरा 2-3 दिन पेमेंट लेट आया। Are you understanding? So this kind of float is called as billing float. Suppose preparation of bill हो चुका है, but third event अभी तक नहीं हुआ है, receipt of invoice by customer। अब सोचो मैंने बिल बना दिया मगर आपको नहीं मिला, तो मैंने कुरियर से भेजा रहेगा आपको, पोस्ट से भेजा रहेगा आपको। आप कोलकाता में हो, मैं महाराष्ट्र पुणे में हूं, तो ऑब्वियसली यहां से वहां तक बिल जाने में 2 दिन 3 दिन कुरियर लगता है। तो ये डिले को बोलते हैं मेलिंग फ्लोट। क्या लिखा है राइट हैंड साइड, मेलिंग फ्लोट। तो फर्स्ट क्या था बिलिंग, सेकंड क्या था मेलिंग। मेलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेल में है, ट्रांजिट में है। ओके, देन रिसिप्ट, क्या क्या प्रॉब्लम है सर, रिसिट ऑफ इनवॉइस बाय कस्टमर लेट हुआ तो क्या प्रॉब्लम है। कुछ कस्टमर ना बहुत ही ज्यादा कलयुग के पैदा हुए, वो क्या बोलते हैं मालूम है, आप बिल पे कोई भी डेट डालोगे, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बिल जिस दिन मिला उस दिन से 30 दिन चालू है, मेरा बिल आज मिला है तो मैं आज से 30 दिन बाद आपको पेमेंट करूंगा। समझा क्या? अदरवाइज ऐसा होगा 15-15 दिन लेट आप बिल भेजोगे, फिर आपको अचानक से 15 दिन बाद पेमेंट करना पड़ेगा। हमारा सिस्टम ऐसा है, जिस दिन से हमको बिल मिला उस दिन से 30 डेज काउंट होते हैं। अब ऐसे केस में भैया उसके पास बिल जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, फिर तो जो डिले हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, मेलिंग फ्लोट। अब रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस बाय कस्टमर हो गया, बट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर द इनवॉइस अभी तक हुआ नहीं है, मतलब उसने हमारा पेमेंट नहीं निकाला जबकि उसको बिल मिल चुका है। तो वो क्यों नहीं निकाल रहा होगा, बिकॉज राइट हैंड साइड लिखा हुआ है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड हम अलाउ करते हैं ना, 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज, जो प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा था। तो वो डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने उसको उतना क्रेडिट पीरियड दिया है। समझ गए? तो ऑब्वियसली क्रेडिट पीरियड हम इस यूनिट में कवर नहीं करेंगे, वो प्रीवियस यूनिट में ऑलरेडी कवर हो चुका है इन द नेम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो यहां पर हम बोल देंगे कि प्रीवियस यूनिट, मतलब इस यूनिट में कवर नहीं हुआ, वो प्रीवियस यूनिट में ही कवर हो गया। देन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर द इनवॉइस हो चुका है, बट रिसिप्ट ऑफ चेक बाय द सेलर नहीं हुआ अभी तक। अब क्या पंगा है मन में, आपने पेमेंट कर दिया बट मुझे चेक मिला ही नहीं अभी तक। तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका चेक आप कोलकाता से मुझे भेज रहे हो, कुरियर में है, उधर से कुरियर से भेजा है, 2-3 दिन लगेंगे ना यहां पहुंचने में। तो ये क्या बन गया, वापस से कुरियर में है, ट्रांजिट में है, तो क्या नाम है इसका, मेलिंग फ्लोट। इसका मतलब 2 टाइप के मेलिंग फ्लोट है, मैं आपको इनवॉइस भेजने वाला भी मेलिंग फ्लोट है, और आप मुझे चेक भेजकर जो यहां पर पहुंच रहा है वो भी एक मेलिंग फ्लोट है। समझ गए? तो इसको भी मेलिंग फ्लोट ही बोलते हैं। देन मुझे चेक मिल चुका है बट मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। क्यों सर, आप ऐसा क्यों करोगे, मेरे पास ऑल अक्रॉस इंडिया से चेक आते हैं, अब इतने सारे चेक आते हैं, बाकी दिनचर्या में बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो मैं थोड़ा ज्यादा बिजी रह गया और एक आध दिन या आधे दिन मेरे ड्रॉर में चेक वैसे ही पड़ा रहा। हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, हर चेक के लिए हम एक आदमी को भेजेंगे जा बैंक में जाकर डिपॉजिट करके आ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइप के डिलेज भी हो सकते हैं कि चेक आके पड़ा है बट हमने चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो ये डिले को क्या बोलते हैं, बैंक का हम चेक प्रोसेस नहीं कर पाए अभी तक, तो उसको बोलते हैं चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। इनफैक्ट आपने बीआरएस में इसको पढ़ा भी है, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझे? एंड लास्ट है कि भैया हमने चेक डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में बट बैंक ने उसको अब तक क्लियर नहीं किया, तो ये भी आपने बीआरएस में पढ़ा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लोट। तो ये कितने टाइप के फ्लोट्स हो गए, 6 टाइप के फ्लोट्स है, बट इसमें से क्रेडिट पीरियड वाला जो फ्लोट है ये हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में कवर नहीं करते, क्योंकि ये प्रीवियस यूनिट में हमने ऑलरेडी कवर किया है। 1 मंथ, 2 मंथ या 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, जो भी ऑप्शन हम देखते थे ना, हम सेल से शुरुआत करते थे, कहां तक सॉल्व करते थे याद है,
नेट बेनिफिट तक, वो प्रीवियस यूनिट में हमने ये कवर कर लिया, तो हम वो क्रेडिट पीरियड की बात नहीं करेंगे। बट नॉर्मली हर बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, ये सभी फ्लोट्स को मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज जितना ज्यादा करोगे आप मिनिमाइजेशन, उतना कहने से हमारा कैश हम तक जल्दी पहुंचेगा। जितना हम ये फ्लोट्स को मिनिमाइज करेंगे उतना हमारा कैश जल्दी हम तक पहुंचेगा। तो अब क्या करेंगे फिर, ये है आपके मेजर्स टू रिड्यूस द फ्लोट। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, मेजर्स टू रिड्यूस द फ्लोट। लेफ्ट हैंड साइड में फ्लोट लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड उसका मेजर लिखा हुआ है, टेक्निक लिखा हुआ है जिस टेक्निक से आप उस फ्लोट्स को कम कर सकते हो। जैसे कि पहला फ्लोट था आपका बिलिंग फ्लोट। बिलिंग फ्लोट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप आपके बिजनेस में पॉलिसी डाल दो, इंटरनल कंट्रोल डाल दो। आपकी ऑडिट की भाषा में क्या कंट्रोल डालोगे, इंटरनल कंट्रोल, नो डिस्पैच ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस। और वो तो होना ही चाहिए भैया, ऐसे बाद में इनवॉइस जाते रहेगा, पहले गुड्स बाहर जाएगा, ऐसे थोड़ा ना चलता है। आपके गुड्स का इनवॉइस ही नहीं बना है तो आपके वो बिजनेस प्रीमाइस को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। गेट पास समझता आपको, एक गेट पास, तो वैसे गेट पास विथ इनवॉइस ही होना चाहिए। वो विदाउट इनवॉइस गेट पास बनना चाहिए क्या, नहीं बनना चाहिए। अरे ये छोड़ दो, हम गाड़ी सर्विसिंग को देते वापस लेते तब भी गेट पास बनता है, आपको पता ही है। नया गाड़ी खरीदते हो ना तब भी गेट पास बनता है, क्योंकि वो उसकी इन्वेंट्री है वो, और वो इन्वेंट्री अगर उसके प्रेमाइस को छोड़कर बाहर जा रही है तो उसका इंटरनल कंट्रोल इतना तो होना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट टेक्निक बहुत सिंपल है, इमीडिएट प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑन द डे ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। समझा। अगर बिलिंग फ्लोट कम करना है तो कितना कम होगा, या जीरो हो जाएगा बिलिंग फ्लोट, जीरो होगा ना, क्योंकि जिस वक्त गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं उसी वक्त बिल भी बना हुआ है। तो कम क्यों हुआ। अगर आप 2-3 दिन बाद बिल बनाते थे, उसकी जगह आप एक दिन बाद बिल बनाओगे तो कम हुआ बोल सकते आप। मगर मैं बोल रहा हूं नो डिस्पैच ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो हो गया फिर वो। समझा। तो फर्स्ट चीज समझी, बिलिंग फ्लोट कैसे कम किया जाता है, समझा। नेक्स्ट इज मेलिंग फ्लोट। बट ये कौन सा वाला मेलिंग फ्लोट है दोस्तों, ये मेलिंग फ्लोट है आपका इनवॉइस वाला, पहला वाला मेलिंग फ्लोट। कस्टमर को मेरा इनवॉइस कोलकाता में कुरियर से पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, तो एक काम कर, कौन से एरा में जी रहा है भाई, आप सीधा सीधा ईमेल करो उसको, व्हाट्सएप कर दो, सॉफ्ट कॉपी भेजो उसको, या उसको फैक्स कर दो। समझता ना फैक्स। तो ये करने से क्या हुआ, उसको आज इधर बिल बना और उधर मिल गया। फिजिकल कॉपी पहुंचती रहेगी, वो छोड़ दो, वो अलग बात है। हैव वी इंटीमेटेड हिम अबाउट द बिल, यस, खत्म बात, अपना रोल खत्म हो गया। समझा। तो ये टेक्निक क्या बोल रहा है, देखो मेलिंग फ्लोट के लिए क्या बोल रहा है, यूज फास्टर मोड्स ऑफ मेलिंग इंक्लूडिंग emails, sending the invoice by fax first followed by normal mail। हम ये मना नहीं कर रहे कि आप कुरियर से बिल भेजो ही मत। आजकल तो सच बताओ तो कुरियर से कोई बिल भेजता भी नहीं है, सब ईमेल से ही होता है, सब व्हाट्सएप से ही होता है। बट अगर आपको फिर भी नॉर्मल मेल चाहिए तो भेज दो, बट पहला आपका बिल जाना चाहिए बाय ईमेल और बाय फास्टर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस लाइक व्हाट्सएप एंड फैक्स। समझा कि नहीं। टेलीग्राम भी यूज होता है ऑब्वियसली, समझा कि नहीं। तो ये सब कर सकते हो आप। देन मेलिंग फ्लोट सेकंड वाला है, ये कौन सा वाला मेलिंग फ्लोट है, समझा क्या, चेक हमारे तक पहुंचने तक। एंड इसके साथ साथ लिखा हुआ है चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। ये कौन सा फ्लोट था, हमारे पास चेक पहुंच गया, हमने अभी तक बैंक में जाके जमा नहीं किया है। और तीसरा वाला फ्लोट बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लोट, ये है हमारा चेक हमने जमा कर दिया बट बैंक ने क्लियर नहीं किया अब तक। तो ये तीनों फ्लोट को कम करने के लिए हमारे पास दो तरकीब है जिसका नाम लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। वन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज लॉक बॉक्स सिस्टम। तो एग्जैक्टली व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग एंड व्हाट इज लॉक बॉक्स सिस्टम, लेट अस अंडरस्टैंड। जस्ट इमेजिन कि हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है, मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है, हमारे कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया सब जगह है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, या हमारे पास कोलकाता में भी हमारे कस्टमर्स है।
हमारे पास यूपी बिहार में भी है, और हमारे पास पुणे मुंबई साइड भी हमारे कस्टमर्स है। ठीक है, अक्रॉस इंडिया है। अभी सुनिए, हाँ दिल्ली में भी आपके कस्टमर, JNK बोला, दिल्ली भी इधर ही आ गया। ठीक है, तो हमारे कस्टमर्स सब जगह है। ठीक है, हाँ यूपी बोल दिया, बिहार भी इधर ही आ गया। ठीक है, ठीक है, पुणे बोल दिया, गोवा भी इधर ही आ गया। ठीक है, 500 किलोमीटर तो दूर है, और क्या है। ठीक है, MP ये सब जगह है, MP में भी है, यूपी में भी है, सब जगह है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। ठीक है, अब सुनो अच्छे से, आपकी ज्योग्राफी आज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आज ज्योग्राफी दिखा दोगे तो मैं आपकी हिस्ट्री चेंज कर दूंगा। इधर ध्यान दो। ठीक है, तो अभी सुनिए, हाँ हाँ बेटा, थाईलैंड में भी है बेटा। ठीक है, अंडमान निकोबार में, रशिया में भी है। ओके, अभी सुनो, तो यहाँ पे सब जगह हमारे कस्टमर्स है। आज ये सभी टाइप के फ्लोट्स हो रहे हैं, जैसे कि उसका कस्टमर का बिल हमारे पास कुरियर से यहाँ पर सॉरी चेक हमारे पास पहुंचता है कुरियर से, हम उसे बैंक में जमा करने में डिले कर रहे हैं, बैंक उसको क्रेडिट करने में और भी डिले कर रहा है। ये तो बाहर के स्टेट्स के भी कुछ ये सिटीज लिखे हैं यहाँ पर अपन ने। इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, आउट स्टेशन क्लियरिंग और डिले होता है। तो ये सब डिलेस चल रहे हैं फिलहाल। इनको कम करने के लिए हमारे पास एक तरकीब है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। पहले वो पढ़ते, बाद में जाएंगे दूसरे तरकीब पे। तो व्हाट हैपेंस इन कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, लेट्स कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग में क्या होगा, आपका कस्टमर सपोज दिल्ली में, ठीक है, और हम क्या करते हैं, दिल्ली में एक कलेक्शन एजेंट को अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, कलेक्शन एजेंट को दिल्ली में अपॉइंट करेंगे। हर दिन हमारे हेड ऑफिस से उसको एक ईमेल जाएगा कि आज लेट से 12 तारीख है, 13 तारीख है आज, तो आज 13 तारीख है, आज कितने कस्टमर से कितना अमाउंट ड्यू है दिल्ली के, समझ गए। और हम क्या करेंगे मालूम है, दिल्ली में हमने लेट से हमारा मुंबई में जो हेड ऑफिस है, हमारा बैंकर जो है वो HDFC बैंक है। कौन सा बैंक है हमारा, HDFC। तो हमने क्या कर दिया, दिल्ली HDFC में भी खाता खोल लिया, इन सब जगह हमने HDFC के साथ खाता खोल लिया है। इधर भी हमने सब जगह HDFC के साथ लोकल बैंक अकाउंट ओपन कर दिया है। अब कलेक्शन एजेंट को हर दिन मेल जा रहा है कि आज किसका किसका कितना अमाउंट कलेक्ट करना है आपको। कलेक्शन एजेंट क्या कर रहा है, सेम डे उन कस्टमर्स के पास जाके चेक कलेक्ट कर रहा है। कौन सा फ्लोट जीरो हो गया, कौन सा फ्लोट जीरो हो गया, मेलिंग फ्लोट। क्योंकि आपका कस्टमर अब कुरियर से चेक इधर भेजेगा क्या, नहीं, क्योंकि सेम डे हमारे कलेक्शन एजेंट ने उधर जाके हमारा चेक कलेक्ट कर लिया है, करेक्ट। एंड नाउ कलेक्शन एजेंट विल गो टू आवर HDFC बैंक सेम डे बिफोर बैंक क्लोजिंग, एंड वो क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा चेक को। तो कलेक्शन एजेंट सबसे पहले अप्रोच किसको किया, हमारे दिल्ली के कस्टमर्स को, और उनसे चेक कलेक्ट किया, और वो चेक कहां डिपॉजिट किया, हमारे दिल्ली के HDFC अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। और एक फ्लोट सीधा जीरो बन गया है, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। क्योंकि हमारे पास पड़ा रहता है, एक आध दिन पड़ा रहता, आधा दिन पड़ा रहता ऐसी ड्रॉअर में, और बाद में पता चलता अरे ये चेक डिपॉजिट करना बाकी, डिपॉजिट कर। वो कस्टमर क्या, वो कलेक्शन एजेंट क्या कर रहा है, कलेक्ट करते साथ ही वो सब चेक कलेक्ट हुए कि बैंक के पास जा रहा है और एक साथ डिपॉजिट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली सेकंड फ्लोट जो था हमारा चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, वो भी हो गया जीरो। एंड नाउ इमेजिन करो कि ये जो कस्टमर्स है ये तो दिल्ली के थे, तो इनके बैंक अकाउंट्स कौन से सिटी के रहेंगे, ऑफकोर्स दिल्ली के रहेंगे, और उन्होंने चेक दिया रहेगा दिल्ली के बैंक्स का। हमने उसे डिपॉजिट किया HDFC दिल्ली में। आउटस्टेशन क्लियरिंग है या लोकल क्लियरिंग है, लोकल क्लियरिंग है। ये तो भैया सिंपल है, मेरे कस्टमर कहां पर है, दिल्ली में, उनका बैंक कौन सा रहेगा, दिल्ली का रहेगा। उन्होंने चेक जो भी दिया रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक, व्हाटएवर बैंक, वो सब दिल्ली ब्रांच ही रहेगा ना।
थोड़ी ना दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं और चंडीगढ़ ब्रांच के साथ कोई बैंक अकाउंट खोला रहेगा, उसने तो दिल्ली के साथ ही खोला रहेगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम उन सबके चेक कलेक्ट कर रहे हैं जो दिल्ली में, और डिपॉजिट भी वहीं पर कर रहे हैं दिल्ली में, हमारे एचडीएफसी बैंक में जो दिल्ली में खोला है हमने। मुंबई का एचडीएफसी नहीं है वो, दिल्ली का एचडीएफसी है, वहां पे हमने डिपॉजिट कर दिया। तो ये चेक क्लियरिंग क्या बन गया, लोकल क्लियरिंग हो गया। आउट स्टेशन क्लियरिंग अगर 3 या 4 दिन बाद होता है तो लोकल क्लियरिंग 1 दिन में होता है। आजकल तो 1 दिन के भी कुछ घंटों में होता है, कोर बैंकिंग की वजह से। तो इस वजह से अगर सपोज आज 13 तारीख था, आज कस्टमर का पेमेंट ड्यू था, तो कलेक्शन एजेंट ने कस्टमर के पास कब कांटेक्ट किया, 13 तारीख को। डिपॉजिट ऑफ चेक एचडीएफसी में कब किया, 13 तारीख को। और एचडीएफसी में हमारा चेक क्लियर कब हुआ, 13 को ही, मान लीजिए 1 दिन डिले, 14 तारीख। समझ गए क्या? एंड नाउ एचडीएफसी दिल्ली में जैसे ही पैसा आया, हम उसे ऑनलाइन कहां ट्रांसफर कर देंगे, मुंबई एचडीएफसी में ट्रांसफर कर लेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे एक अकाउंट से पैसा हेड, दूसरे अकाउंट मतलब हेड अकाउंट, हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने इसके लिए कोई एफर्ट लेने की जरूरत है क्या? हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एचडीएफसी दिल्ली ब्रांच को। क्या बोलेंगे उसको बारे में, उस खाते में 10,000 के ऊपर का जो भी बैलेंस है या 1 लाख के ऊपर का जो भी बैलेंस है, व्हाट एवर बैंक सेज, तो वो मिनिमम बैलेंस के ऊपर का बैलेंस जो भी है वो तुरंत इधर ट्रांसफर कर दे, क्योंकि वो अकाउंट भी अपना है और ये अकाउंट भी अपना है। इससे फायदा क्या हुआ मालूम है आपको, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ कैश। अदरवाइज आपको देखने की जरूरत गिरती कि दिल्ली में कितना बैलेंस पड़ा है, गुजरात में कितना पड़ा है, हर जगह बैलेंसेस अलग अलग जगह पड़े रहेंगे, तो हमारा कंपनी चल रहा है मुंबई में, कितना मुश्किल हो जाता है ना ये सब मैनेज करना। हम बैंक्स को बोल देंगे कि एक आपका मिनिमम बैलेंस जो भी 10,000 25,000 है, उसके ऊपर का पूरा बैलेंस ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर होना चाहिए, हमारे हेड ऑफिस मुंबई में, एचडीएफसी मुंबई में। और इससे क्या हुआ, अलग अलग जगह से कलेक्शन एक जगह जमा हो रहा है, और वो भी सभी फ्लोट्स या तो जीरो हो रहे या तो मिनिमाइज हो रहे। आपका टोटल डिले जो था ना पहले, वो सभी डिलेस कम करके आपका डिले अब ऑलमोस्ट 1 डे पे आ गया। अदरवाइज क्या होता था मालूम है, चेक से, कुरियर से चेक हमारे पास आने में 2 से 3 दिन लगते थे, फिर हमारे एक आध दिन इधर पड़ा रहता था ड्रॉर में चेक, तो चौथा दिन वो चला गया, और 3 दिन बाद वो क्लियर होता था, तो टोटल 7 दिन का डिले होता था। अब कितने दिन का डिले है, 1 दिन का डिले है। इससे क्या इंपैक्ट हुआ मालूम है आपको, 6 दिन का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच गया। डिले इन डिपॉजिट से कैसे इंटरेस्ट लगता है, अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, याद होगा तो आपको, वो डिले इन डिपॉजिट का इंटरेस्ट इधर वेस्ट नहीं हो रहा है, समझे क्या? हाँ, तो मैं आई एम कमिंग टू दैट। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें फायदा क्या हुआ आपका। फायदा नंबर 1 कि आपका 6 दिन का फाइनेंस कॉस्ट बच गया या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा यह हुआ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह करने की जरूरत नहीं है, कलेक्शन एजेंट करेगा वो। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी बच गया, क्योंकि ऑल अक्रॉस इंडिया से पहले चेक आते थे मुंबई में, तो आपको एक अलग सेटअप रखना था, पड़ता था मुंबई में कि भैया सब जगह के चेक आए क्या, वो जमा हुए क्या, वो क्लियर हुए क्या। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कलेक्शन एजेंट सब कर रहा है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बच गया और हमारा इंटरेस्ट का कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बच गया। बट हमारा एक कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, वो है कलेक्शन एजेंट का, या तो वो कमीशन लेगा या तो वो सैलरी लेगा, वॉट एवर इट इज, अपना वो कॉस्ट लगेगा। अब इस पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है थ्योरी क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। तो आपको यही सेम चीज जो डायग्रामेटिकली मैंने बताई है, ये आप एग्जाम में डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा अच्छा ड्रॉ करना, ऐसा मत करना, ओके। या तो आप सीधा सीधा पॉइंट वाइज आंसर कर सकते हो, 2-4 पॉइंट। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ड्रॉ करने के पहले सोचो कितने मार्क का क्वेश्चन है। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो डायग्राम ड्रॉ मत करो, टाइम वेस्ट है, क्योंकि डायग्राम के बाद भी एक्सप्लेनेशन लिखना कंपलसरी है, तो उससे अच्छा डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, कि भैया आपको सीधा सीधा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, शुड अ कंपनी स्टार्ट कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग और नॉट। तो अपन क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग स्टार्ट करने से कॉस्ट क्या लग रहा है, कलेक्शन एजेंट का कमीशन या सैलरी लग रहा है, और उसको स्टार्ट करने से हमारा सेविंग क्या हो रहा है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच रहा है
और हमारा इंटरेस्ट का कॉस्ट भी बच रहा है। तो हमारे 2 सेविंग है और 1 कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली आपको सेविंग माइनस कॉस्ट करके नेट कॉस्ट अगर आ रहा है तो हमने ये स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और अगर नेट सेविंग आ रहा है तो हमने ये स्टार्ट करना चाहिए। सेम लाइक फैक्टरिंग, याद आया आपको? यस, जेपा। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। सबको समझा? सेम लाइक दिस देयर इज वन मोर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज लॉक बॉक्स सिस्टम। अब इसमें वापस से हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है, एचडीएफसी के साथ हमारा खाता खोला हुआ है। हमने अलग अलग जगह, लेट अस से दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमने दिल्ली में क्या किया, एचडीएफसी के साथ खाता खोल लिया, ठीक है। और जैसे कि नाम लॉक बॉक्स, सो दिस इज अ बॉक्स विद अ लॉक, सिंपल। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं एचडीएफसी बैंक को, कि एचडीएफसी बैंक देखो आपका जो बैंक है उससे हमको एक फैसिलिटी चाहिए जिसका नाम है लॉक बॉक्स सिस्टम। ये क्या होता है भैया लॉक बॉक्स सिस्टम? एचडीएफसी बैंक के कंपाउंड में, उनके प्रीमाइस में लाइन से पीओ बॉक्सेस होते हैं। पीओ बॉक्स समझता है? आपके सोसाइटी के नीचे जो लेटर बॉक्सेस होते हैं ना, उसको पीओ बॉक्स बोलते हैं। सपोज एक सोसाइटी जिसमें 32 फ्लैट्स है, तो बराबर उस बिल्डिंग में आएगा पोस्टमैन, और आपका पीओ बॉक्स नंबर अगर 5 है तो बराबर आपका लेटर वो बॉक्स 5 में ही जाएगा, और आपके पास कीज जो रहेंगे वो सिर्फ आपके बॉक्स के रहेंगे। आप उसे ओपन करोगे, आपका मेल चेक करोगे, मेल, समझा? तो आपका ये लेटर बॉक्स आप चेक करोगे, इसको बोलते हैं पीओ बॉक्स नंबर 5। तो एचडीएफसी बैंक के बाहर भी, दिल्ली एचडीएफसी बैंक के बाहर भी लाइन से ऐसे बॉक्सेस लगे रहते हैं, उसमें से आपने क्या किया, एक बॉक्स को आपने हायर कर लिया। लेटर से पीओ बॉक्स नंबर 5 आपका है, दिल्ली बैंक, दिल्ली का कौन सा, लक्ष्मी नगर ब्रांच, एचडीएफसी बैंक दिल्ली, पीओ बॉक्स नंबर 5, ये हमारी कंपनी का पीओ बॉक्स है। अब हम दिल्ली के कस्टमर्स को क्या बोलेंगे मालूम है? हमारा पीओ बॉक्स नंबर है 5, हम दिल्ली के कस्टमर्स को बोलेंगे भैया कुरियर से इतना खर्चा मत करो कि तुम मुंबई तक कुरियर करो। 30th देखो जब हम कॉल करेंगे तब आप कस्टमर हो, आप एक काम करो, दिल्ली में ही हो आप, इस एड्रेस पर आप अपना चेक भेज दो, समझे? कुरियर से जो 2-3 दिन लगते थे उसकी जगह यहां पर लोकल कुरियर है, 1 दिन मैक्सिमम, 1 दिन मैक्सिमम, और आपका कुरियर से चेक आपके पीओ बॉक्स नंबर 5 में आ गया। मुझे एक बात बोलो, उस पीओ बॉक्स में अगर कुरियर का चेक आया है तो क्या आपका चेक क्लियर हो गया? नहीं ना। तो ये पीओ बॉक्स कौन ओपन करता है? एचडीएफसी बैंक। दिन में 1 या 2 बार लॉक आपका ओपन किया जाएगा एम्प्लॉय के थ्रू, और देखा जाएगा कि आपके पीओ बॉक्स में कितने चेक्स है। वो सभी चेक्स निकाले जाएंगे, और बराबर पीओ बॉक्स नंबर 5 आपकी कंपनी को बिलोंग करता है, इसलिए ये सभी चेक्स आपकी कंपनी के खाते में डिपॉजिट किए जाएंगे। किसका काम बच गया? कलेक्शन एजेंट का काम बच गया, जो अभी अभी पढ़ा ना आपने। उस पूरे केस में पूरा एग्जांपल सेम है, सिर्फ कलेक्शन एजेंट नहीं है यहां पर, उसकी जगह वो बॉक्स है। और आपका कस्टमर के पास जाके कलेक्शन नहीं हो रहा है, कस्टमर को हम बोल रहे हैं कुरियर तू मुंबई तक मत भेज, तू पीओ बॉक्स नंबर 5 लक्ष्मी नगर ब्रांच एचडीएफसी बैंक में भेज दे। और वो क्या कर रहा है, वहां के वहां वो कुरियर भेज रहा है, 1 दिन में कुरियर यहां पर पहुंच रहा है, आधे दिन में वो बैंक ओपन करके देख रहा है आपके बॉक्स में कोई चेक है क्या। ज्यादा से ज्यादा उधर वो बॉक्स में वो चेक अनअटेंडेड कब तक रहेगा मालूम है? हाफ डे। क्यों हाफ डे? क्योंकि दिन में 2 बार आपका बैंक वो बॉक्स ओपन होता है। तो ऐसे केस में आपका वो जो चेक डिपॉजिट करने का जो डिले था ना, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, वो कम होकर कितना बन गया? हाफ डे। आपको जो कलेक्ट करने में टाइम लगता था, कस्टमर का चेक कुरियर से आपके पास पहुंचता था, मेलिंग फ्लोट, वो 3 दिन का डिले कहां तक आ गया? 1 दिन तक आ गया। तो ये डिले 0 नहीं हो रहे, कम हो रहे। 3 दिन की जगह 1 डे, और 1 आध दिन की जगह हाफ डे। और अब क्या हुआ मालूम है? दिल्ली के कस्टमर्स ने चेक कहां का दिया रहेगा? दिल्ली का चेक दिया रहेगा। आपका वो चेक डिपॉजिट कहां हुआ? एचडीएफसी दिल्ली में डिपॉजिट हुआ। कौन सा क्लियरिंग हुआ? लोकल क्लियरिंग हुआ। लोकल क्लियरिंग हुआ तो बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लोट जो अदरवाइज 3 दिन का था वो अब 1 दिन पे आ गया।
और मान लीजिए 13 तारीख को कस्टमर का ड्यू डेट है, 14 तारीख को कुरियर से चेक इधर पहुंच गया और 14 तारीख की शाम को ही चेक इधर आ गया। और हमने क्या किया, जैसे ही चेक क्लियर हुआ हमने क्या कर दिया, उस एचडीएफसी के अकाउंट से पैसा हेड ऑफिस के एचडीएफसी में ट्रांसफर करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया था। तो जैसे ही पैसा इधर क्लियर हुआ, वो पैसा कहां ट्रांसफर होता है, हेड ऑफिस में ट्रांसफर होता है। फिर से वो एडवांटेज जो वहां था, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ कैश, वो यहां पर भी आ गया। सिर्फ एक डिफरेंस है दोस्तों, कलेक्शन एजेंट नहीं है यहां पर कोई, यहां पर बॉक्स विद लॉक है और आपका कस्टमर क्या कर रहा है, कुरियर से उस बॉक्स पीओ बॉक्स नंबर पर अपना कुरियर भेज रहा है। समझ गए? बाकी पूरा लॉजिक सेम, सब सेम। क्या यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बच जाएगा? यस, क्योंकि पूरे चेक ऑल अक्रॉस इंडिया के मुंबई में नहीं आएंगे। आपको चेक एक ईच एंड एवरी चेक डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। हर कस्टमर को बस फॉलोअप कर लो और वो चेक कहां पहुंचा दो, पीओ बॉक्स नंबर 5 पे, ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा एचडीएफसी के दिल्ली अकाउंट में। जैसे दिल्ली के साथ हुआ वैसे ही सेम मुंबई, पुणे, मुंबई में तो अपन खुद ही है ना रे, मुंबई क्यों, बाकी सिटीज में, बाकी सिटीज में सब जगह यही सेम चीज होगी। अब बोलिए यहां पे आपका सेविंग क्या है, फिर से इंटरेस्ट कॉस्ट बच रहा है और आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी बचा, बट यहां पे आपको बैंक के चार्जेस लगेंगे फॉर चेक डिपॉजिट। वो जो बॉक्स ओपन करके देख रहा है वो चेक है क्या, चेक है तो वो जाके डिपॉजिट कर रहा है, पर चेक प्रोसेस बैंक आपसे क्या करेगा, चार्जेस लेगा। एंड दूसरा खर्चा क्या है, दूसरा खर्चा क्या है बोला मैंने आपको, यस, वो पीओ बॉक्स का हायरिंग चार्जेस, रेंटल, वो जगह का रेंट लगेगा ना आपको। सर इतना सा तो बॉक्स इतना सर लगेगा भाई, बैंक को बॉक्स का रेंट लेने का तो वैसे भी पहले से आदत है। लॉकर, लॉकर फैसिलिटी पे आपको रेंट देता ही लेता ही है बैंक, तो वैसे ये पीओ बॉक्स पर भी आपको पर डे बेसिस पर रेंट भी लगेगा और पर चेक प्रोसेस पर आपको चार्जेस भी लगेंगे। आपका सेविंग होगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में एज वेल एज इंटरेस्ट के कॉस्ट में। अगर सेम चीज करना है, कॉस्ट लेना है, सेविंग लेना है, माइनस करके देखना है, नेट कॉस्ट रहेगा तो ये स्टार्ट नहीं करेंगे, नेट सेविंग रहेगा तो ये स्टार्ट करेंगे। कभी कभी ना दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा उल्टा आता है मन में, कंपनीज करेंटली यूजिंग लॉक बॉक्स बोलते हैं ये लोग, एंड कंपनी थिंक्स दैट बाय एलिमिनेटिंग द लॉक बॉक्स कंपनी कैन सेव द मनी। क्या बोला, समझा क्या, क्या बोला, गहराई से सोच के समझ रहे हो क्या आप? हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी की ऑलरेडी लॉक बॉक्स यूज कर रहा है और कंपनी को लग रहा है कि लॉक बॉक्स हटाने से उसका फायदा है, तो आप बोलो आपके सेविंग क्या रहेंगे, लॉक बॉक्स का रेंट आपका सेविंग बन जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन उल्टा है ना, हम करंटली लॉक बॉक्स यूज कर रहे, रेंट भर रहे हैं, एलिमिनेट करने की वजह से लॉक बॉक्स का रेंट सेव हो जाएगा और वो जो बैंक के चार्जेस थे प्रोसेसिंग के वो भी सेव हो जाएंगे, बट इंटरनली प्रोसेस हमको हैंडल करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लगेगा एंड डिलेज बढ़ जाएंगे तो फाइनेंस का कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगेगा। समझा? तो जैसा क्वेश्चन वैसा सोचने का। सॉल्व करें इस पे कुछ क्वेश्चन, इस पे वापस से दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉक बॉक्स सिस्टम या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हाट आई डिस्कस्ड विथ यू। ठीक है, यस फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। Z Limited has centralized billing system. हाँ हाँ बहुत जरूरी है। Z Limited has a centralized billing system. Payments are made to all customer to central billing location. It requires on an average 4 days of customers made payment to reach the central location. क्या ये? It requires 4 days to reach the central location all the payments. Mailing float है ये, मेलिंग फ्लोट है, चेक वहां से यहां तक आने में 4 दिन लग जाते हैं।
and additional 1.5 days are required. On additional 1.5 days are required to process payment before for a deposit can be made. चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, हमारी तरफ से चेक आगे प्रोसेस हमने किया ही नहीं, क्योंकि क्लियरली लिखा है बिफोर फॉर अ डिपॉजिट कैन बी मेड, मतलब हमारे एंड से चेक प्रोसेस नहीं हुआ. नाउ दे आर सेइंग द फर्म हैज डेली एवरेज कलेक्शन ऑफ 5 लाख रुपीज. कितने का? 5 लाख रुपीज का डेली एवरेज कलेक्शन है बैंक का, मतलब डेली सेल्स है और कलेक्शन है. The company has recently investigated the possibility of initiating a lockbox system. कंपनी सोच रहा है कि लॉकबॉक्स सिस्टम स्टार्ट किया जाए. It is estimated that with such a system, customers made payments would reach the receipt location 2.5 days sooner. अभी कितना दिन लगता है? 4 लगता है. 2.5 days sooner मतलब 1.5 days में अपना चेक अपने पास आ जाएगा. क्योंकि वो अपने पास नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली बैंक में, वो पीओ बॉक्स में जा रहा है. फर्दर द प्रोसेसिंग टाइम वुड बी रिड्यूस्ड बाय 1 एडिशनल डे. प्रोसेसिंग टाइम 1 दिन से कम हो रहा है, बिकॉज लोकल क्लियरिंग है ना, ये लोकल क्लियरिंग है. तो प्रोसेसिंग के लिए भी, लोकल क्लियरिंग बोलने से अच्छा, वो लोकल क्लियरिंग नहीं है एक्चुअली, वो जो हमारे ड्रॉर में पड़ा रहता है ना, 1.5 दिन तक चेक लिखा है ना ऊपर, 1.5 day बिफोर अ डिपॉजिट कैन बी मेड. तो हमारे से क्या हो रहा है, गलती से वो चेक पैसे पड़े रह रहे, तो हमारा बैंक क्या कर रहा है, उसे 1 दिन से कम कर रहा है. तो कितना टाइम लग जाएगा? 0.5 days लग जाएंगे, मतलब आधा दिन. उस बॉक्स में चेक कितने देर तक पड़ा है? ज्यादा से ज्यादा आधा दिन तक. ओके, नाउ दे आर सेइंग, आगे रीजन लिखा है, वैसे कोई जरूरत नहीं बट पढ़ लो. बिकॉज ईच बॉक्स वुड बिकम मेड डिपॉजिट ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 बार वो खुलता है, उसमें जितने भी चेक्स आते हो डिपॉजिट हो जाते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा उसमें चेक आकर पड़ा है बट डिपॉजिट नहीं हुआ, ऐसा कितना टाइम रहेगा? हाफ डे, क्योंकि दिन में 2 बार ओपन हो रहा है ना वो. डिटरमाइन द रिडक्शन इन द कैश बैलेंस दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम. क्या बोल रहे हैं लोग? Determine the reduction in the cash balance that can be achieved through the use of lockbox system. What is cash balance? Basically investment blocked. Investment blocked लिख दो उधर. इधर कैश बैलेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. मुझे एक बात बताओ, अभी कितना दिन लग रहा है टोटल? 4 दिन एंड 1.5, टोटल हो गया 5.5 days. करेक्ट? एवरी डे का कलेक्शन कितना है? 5 लाख रुपीस का है. तो कहना से इसका मतलब 5 लाख 5 लाख 5 लाख ऐसे 5.5 डेज के लिए ब्लॉक्ड है. कितना अमाउंट होता है फिर वो? 27,50,000 होता है. करेक्ट? तो 5.5 डेज वो 5 लाख ब्लॉक हो रहा है ना हमारा, तो हमारा कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है? तो 5 लाख इंटू 5.5 डेज, हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है 27,50,000. लॉकबॉक्स सिस्टम स्टार्ट होने के बाद क्या ये जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने करंट सिस्टम के बारे में पूछा है, तो करंट सिस्टम में हमारा पैसा कितने दिन के लिए ब्लॉक है? इन्होंने एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रिडक्शन इन कैश बैलेंस ड्यू टू लॉकबॉक्स. तो मुझे एक बात बताओ, करंट सिस्टम में हमारा पैसा अभी ब्लॉक्ड है 5.5 डेज, और टोटल पैसा कितना ब्लॉक है? 27,50,000 ब्लॉक है. ठीक है? लॉकबॉक्स के बाद क्या ये पैसा 0 डेज के लिए ब्लॉक रहेगा? नहीं, 2 डेज. श्योर? कैसे? 2.5 डेज सूनर मतलब 1.5 डेज, एंड 1 एडिशनल डे से रिड्यूस होना मतलब 0.5 डेज. 0.5 प्लस 1.5 इज 2 डेज. तो लॉक बॉक्स के बाद जो 4 दिन था वो 1.5 हो रहा है, जो 1.5 था वो 0.5 पे आ रहा है. तो 0.5 प्लस 1.5 इज 2 डेज. समझे? 2 दिन पे वो डिले आ रहा है. एवरी डे कलेक्शन कितना है? 5 लाख. कितना पैसा ब्लॉक हुआ? 5 लाख इंटू 2,
10 लाख रुपीस ब्लॉक हो गया। समझा? तो क्या पहले से हमारा पैसा कम ब्लॉक हुआ? कितना? 17,50,000। तो कहने से हमारा उतना इन्वेस्टमेंट फ्री हो गया। हमारा 17,50,000 जो अदरवाइज ब्लॉक रहता था वो फ्री हो गया। अभी टोटल ब्लॉक पहले कितना था? 2750 था। अब कितना ब्लॉक है? अभी भी 10 लाख ब्लॉक है, मगर कितना फ्री हो गया पैसा? 17,50,000। दैट इज व्हाट दे आर रेफरिंग टू रिडक्शन इन कैश बैलेंस। समझा क्या? हमारा रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कितना हुआ? 17,50,000। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आई एम श्योर आंसर आप गलत दोगे इसलिए पूछ रहा हूं कि 27,50,000 जो ब्लॉक था वो कितने दिन के लिए था? 5.5। वो जो लॉक बॉक्स सिस्टम में 10 लाख ब्लॉक है वो कितने दिन के लिए? 2 डेज के लिए। मैं बोलूं? पूरे साल के लिए। पूरे साल के लिए ब्लॉक्ड है वो। 1 डे 2.5 डे कुछ नहीं। ध्यान से देखो, एक सेंटेंस सुन लो, ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को समझ जाएगा। सेल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसको समझाने के लिए लॉक बॉक्स का एग्जांपल लूंगा तो जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि उसमें राउंड फिगर डेज है, 2 डेज, डेसिमल में नहीं है। ठीक है? तो लॉक बॉक्स में आप क्या बोल रहे हो, कितने दिन ब्लॉक है? 2 दिन। तो सपोज ये 1 तारीख का सेल है, 5 लाख ब्लॉक हो गया। 2 तारीख, 2 डेट का सेल है, 5 लाख ब्लॉक हो गया। 3 डेट का जो सेल रहेगा ना, 5 लाख, ये ब्लॉक हो जाएगा, बट पहला वाला रिलीज हो जाएगा। क्यों पहला वाला रिलीज होगा? क्योंकि 2 ही दिन ब्लॉक है ना। अब बोलो कितना दिन इसके जस्ट पहले कितना दिन ब्लॉक था? 2 दिन। इसके बाद कितना दिन ब्लॉक है? 2 दिन ही ब्लॉक है, क्योंकि फर्स्ट डे का फ्री हो गया ना। इसका मतलब इसके पहले पैसा कितना ब्लॉक था? 10 लाख। अब कितना ब्लॉक है? 10 लाख ही ब्लॉक है। फर्क क्या था? पहले ये 10 लाख ब्लॉक था, अब ये 10 लाख ब्लॉक है। समझा? अब 2 मिनट के लिए सोचते, 4th डेट को क्या होगा? तो अगला 5 लाख ब्लॉक हो जाएगा और पिछला 5 लाख फ्री हो जाएगा। तो अब ये 10 लाख ब्लॉक है। आर यू जेपिंग क्या एवरीवन? यस। तो वैसे जैसे यहां पर पूरे साल के लिए 10 लाख ब्लॉक है, वैसे वहां पर ओल्ड सिस्टम में 27,50,000, 27,50,000 पूरे साल के लिए ब्लॉक था। तो कहने से इसका मतलब पूरे साल के लिए हमारा 17,50,000 फ्री हो गया। कहने से कि फुल ईयर के लिए हमारा 17.5 लाख फ्री हो गया ड्यू टू लॉक बॉक्स सिस्टम। समझा? सॉल्व करें इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर रहे हैं, कैश बैलेंस अंडर प्रेजेंट सिस्टम फाइव लाख इंटू 5.5 डेज कितना होता है वो? 27,50,000। कैश बैलेंस अंडर प्रेजेंट सिस्टम लिखा है वो, लेस कैश बैलेंस अंडर, क्या लेना पड़ेगा अभी? लॉक बॉक्स सिस्टम। उधर 5 लाख कितने दिन के लिए ब्लॉक्ड है? 2 डेज के लिए ब्लॉक्ड है। तो कितने दिन के लिए कितना अमाउंट ब्लॉक हो गया? फिर ये 10 लाख अमाउंट ब्लॉक हो गया। तो कैन वी से इसका मतलब 17,50,000 फ्री हो गया। कितने टाइम के लिए फ्री हो गया? पूरे साल के लिए।
इसको बुला लो रिडक्शन इन कैश बैलेंस ड्यू टू लॉक बॉक्स सिस्टम। रिडक्शन इन कैश बैलेंस ड्यू टू लॉक बॉक्स सिस्टम। समझ में आया क्या अच्छे से? तो करंटली हमारा 5.5 दिन के लिए पैसा ब्लॉक रहता है, बट याद रखिए हर बार रहता है। तो जो लोग गलतफहमी है कि पूरे साल कैसा हुआ वो नहीं समझा, तो 5.5 दिन के लिए आपका सेल ब्लॉक रहता है, बट जैसे जैसे आप अगला सेल करते जाते हो वो ब्लॉक होते रहता है और पिछला सेल फ्री होते रहता है। तो आपको अगर मैं कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलूं कितना पैसा ब्लॉक्ड है, तो आपका आंसर एक ही आएगा, 27,50,000। लॉक बॉक्स के अंदर अगर मैं आपको कोई भी टाइम पे पूछूं कि आपका पैसा कितना ब्लॉक्ड है, आपका आंसर आएगा 10 लाख ब्लॉक्ड है। सिर्फ डेट्स का फर्क रहेगा बस कि कौन से 2 दिन का पैसा ब्लॉक्ड है, बट ब्लॉक तो पूरा 10 लाख ही रहेगा। समझे क्या? नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। क्या लिखा है? प्रेजेंट सिस्टम assuming a 5% return on short term instruments। प्रेजेंट सिस्टम का आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना है। आपको बोला है कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स में 5% का रिटर्न मिलता है। अभी बताइए मुझे प्रेजेंट सिस्टम में पैसा कितना ब्लॉक है? 27,50,000। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये पैसा इधर ब्लॉक नहीं होता तो कहीं और इन्वेस्ट होता। कहां होता वो भी बोला उन्होंने, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में होता। और कितने रेट से होता? 5% से होता। तो ले लीजिए इंटरेस्ट 27,50,000 पर 5%, 1,37,500 का इनकम अदरवाइज मिलता, जो प्रेजेंट सिस्टम में नहीं मिल रहा है। समझा कि नहीं? सर 27,50,000 क्यों ले रहे सर? क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट सिस्टम पूछा। प्रेजेंट सिस्टम में पैसा कितना ब्लॉक्ड है? 27,50,000 ब्लॉक्ड है, और उसी का उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा है। समझा क्या? तो यहां पर बी पार्ट का आंसर आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ present system, opportunity cost of present system 27.5 lakhs into 5%। प्रेजेंट सिस्टम में पैसा ब्लॉक था 27,50,000, उस पर रिटर्न हम कमा सकते थे 5% का, जो आज हमें नहीं मिल रहा है। तो कितना आंसर आएगा आपका? 1,37,500। आई होप सबको समझा अच्छे से। एंड तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहे, ध्यान से सुनो, इसको गड़बड़ से आंसर मत करना। ये बोल रहे इफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम विल बी 75,000 शुड सच अ सिस्टम बी इनिशिएटेड। अगर साल भर का लॉक बॉक्स सिस्टम का कॉस्ट 75,000 है, तो क्या हमने इस सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए क्या? यस करना चाहिए। क्यों? एक मिनट, कौन आंसर देगा? हाथ ऊपर करके दो, बोलो। अगर लॉक बॉक्स सिस्टम स्टार्ट किया तो कैश बैलेंस 17,50,000 से फ्री हो जाएगा। ऐसा एकदम करेक्ट आंसर की तरफ जाते जाते मुड़ गए ऐसे। बोल। हाँ, तो वो 17,50,000 पे जो फ्री हो गया कैश, उस पे हम अर्न करेंगे 5%, 87,500 बराबर। और हमारा लॉक बॉक्स का कॉस्ट कितना है? 75,000। अभी भी नेट बेनिफिट है 12,500 का। लॉक बॉक्स सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए। कुछ लोग क्या कर रहे थे, 137,500 को कंपेयर कर रहे थे।
75,000 के साथ, भैया आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम का पूरा 27,50,000 फ्री नहीं हुआ है, उसमें से अभी भी 10 लाख ब्लॉक्ड है, तो फ्री कितना हुआ है 17,50,000, उस पर आप निकालना चाहिए 5%, 87,500। समझे कि नहीं? लिखिए थर्ड पार्ट का आंसर। अपॉर्चुनिटी गेन ड्यू टू लॉक बॉक्स सिस्टम 17.5 lakhs into 5% is 87,500. Less annual cost of lockbox system. Annual cost of lockbox system कितना दिया है 75,000. Therefore, net gain due to lockbox system समझे क्या? तो कंक्लूजन क्या रहना चाहिए? शुड वी स्टार्ट द लॉकबॉक्स सिस्टम? यस, हम बोलेंगे सिंस देयर इज अ नेट गेन ऑफ 12,500 rupees, comma, since there is a net gain of 12,500 rupees, comma, lockbox system should be initiated. Lockbox system should be initiated. सबको समझ में आया? बोलिए, समझ रहा है अच्छे से? बढ़िया। तो 3 क्वेश्चन के आंसर हमने किए इधर, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। समझा? नाउ कमिंग टू लॉक बॉक्स, हो गया आपका। आपका कंसंट्रेशन बैंकिंग डन है। अब आपके सिलेबस में लास्ट के 2 कंसेप्ट इधर बचे, जिसको बोलते हैं EOQ एंड मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। ये देखिए 296, क्वेश्चन नंबर 296 पे आ जाओ, ये पेज नंबर 296 पे आ जाओ। क्या क्या एजेंट वाले पे नहीं है शायद, बट एनीवेज एक और है ऐसे टाइप का। बोलो, बॉमुल EOQ मिला क्या आपको? 296 पे आए आप लोग? तोड़ दो, सब फोड़ दो एक बार का। तो बॉमुल्स EOQ मॉडल एग्जैक्टली क्या बोलता है? आपको सबको मटेरियल का EOQ मॉडल याद है? आपने तो कल फॉर्मूला भी बोला मुझे कुछ, है? हाँ याद है, आपको याद है? ठीक है ठीक है ठीक। नहीं, अभी अभी समझेगा कि कितने अच्छे से याद है। रट्टा नहीं चाहिए अपने को, कॉन्सेप्चुअली बोल रहा हूं मैं, पता है? ठीक, देख ही लेते। ठीक है, हाँ हाँ, डॉन डॉन ने पढ़ा है, डॉन को आता है, आपको आता है क्या वो इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन बैंकिंग पर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ही आएगा क्या? हाँ भाई, ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। बॉमुल EOQ पढ़ने के लिए मुझे आपको मटेरियल का EOQ डिस्कस करना है। पहले ही क्वेश्चन में आप फेल हो जाओगे। मटेरियल EOQ मॉडल इज गिवन बाय whom? मुझे पता है आपको आंसर नहीं आएगा, आप एक ही आंसर दोगे, विनोद सर ने बोल, है ना?
विल्सन, विल्सन क्या है, पूरा नाम क्या है? जितना मेरे बुक में लिखा है उतना ही बोला है तूने ना। विल्सन सीओक्यू मॉडल बोलते हैं इसे, जो आपने पढ़ा था मटेरियल वाला। इसका फॉर्मूला याद है आपको? अंडर रूट 2AO अपॉन सी, करेक्ट? अंडर रूट 2AO अपॉन सी। A is annual material requirement, O is ordering cost per order, C is carrying cost per unit per annum। याद है? सिमिलरली इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कैश मैनेजमेंट का ईओक्यू मॉडल लाया। अंडर रूट तो अंडर रूट ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। ए बन जाएगा एनुअल मटेरियल के जगह एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये जो बॉमल का ईओक्यू मॉडल है, जैसे वो मटेरियल के लिए था, ये कैश के लिए। तो ये क्या बोलता है कि भैया हम लोग कैश के लिए मॉडल बेस्ड ऑन मटेरियल बनाएंगे। उधर मगर बोलते ना, नकल को भी अकल लगती है, इन्होंने बस नकल कर दी विदाउट अकल। तो क्या एग्जैक्टली क्या मैं आपको बोलता हूं, गड़बड़ क्या है। यहां पर 2 अंडर रूट 2AO के जगह अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2AT आ जाएगा। व्हाट इज टी नाउ? टी इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। क्या है बोलो एक बार सब लोग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। और ये वैसे भी 2 तोड़ हो गया, 2AT, ठीक है, तोड़ मालिक। अभी ध्यान दो, ए क्या था बोला मैंने, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। टी क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। एंड जैसे यहां पे कैरिंग कॉस्ट था, वैसे कैश का भी कैरिंग कॉस्ट होता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट आय। और ये बन गया इंटरेस्ट कॉस्ट पर रूपी पर एनम, क्योंकि वहां पे था पर यूनिट पर एनम, यहाँ पे पर रूपी पर एनम। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% रहेगा तो 0.1 लेने का, क्योंकि 1 रुपी पर 10% 0.1 आता है, समझे? 8% रहेगा 0.08 लेने का, 1 रुपी पे 8%। अब ध्यान से समझो बात को कि ये बोलना क्या चाहते हैं आपको। ये बोलते हैं कि जैसे आप मटेरियल को ऑर्डर करके मंगाते हो, वैसे ही हम मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल कर कर पब्लिक को हम कैश लेते हैं। तो हम क्या कर रहे, ट्रांजैक्शन कर रहे। जैसे तुम उधर ऑर्डर कर रहे हो मटेरियल को, हम यहां पर क्या कर रहे, ट्रांजैक्शन कर रहे सेल ऑफ सिक्योरिटी का। इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह क्या आ गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और जैसे आप मटेरियल को कैरी करने का कॉस्ट बोलते हो, वैसे हम भी कैश को कैरी करने का कॉस्ट ले रहे हैं, वो है इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और जैसे आप उधर लिख रहे हो पर यूनिट पर एनम, हम यहां पे रूपी में यूनिट है हमारा, इसलिए पर रूपी पर एनम बोल रहे। पॉइंट क्लियर है? और इसके अलावा आपने एक डायग्राम भी देखा था इधर, डायग्राम याद है क्या? ऑब्वियसली याद रहेगा। यहां पे ऑर्डर साइज था और यहां पे आपका कॉस्ट था, याद आया? और इक्विलिब्रियम जैसा था एक डायग्राम, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था। जितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे उतना आपका कौन सा कॉस्ट कम होगा? चलो उल्टा सोचते, जितना ऑर्डर साइज बढ़ेगा उतना, नहीं नहीं ये बढ़ता हुआ कॉस्ट। जितना ऑर्डर साइज बढ़ा उतना आपका कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा? कैसे बातें करते हो तुम लोग? जितना ऑर्डर साइज बढ़ रहा है उतना, सॉरी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। क्यों क्यों कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा? हाँ खुद को, आप एक बड़ा बल्क ऑर्डर कर रहे हो, उसको आपको कैरी करना पड़ेगा अभी, करेक्ट? मगर जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज बढ़ता है, वैसे वैसे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता है भाई। ऑर्डर साइज आपका बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो रहा है, करेक्ट? हाँ, इसके साथ बात कर रहा, मैं तेरे साथ बात नहीं कर रहा हूं, रुक जरा सुन। अभी सुनो सब लोग अच्छे से, एक एग्जांपल लेते हैं। 5 लाख का मटेरियल रिक्वायर्ड है।
आपने 5 लाख का एक ही ऑर्डर दे दिया तो आपको 5 लाख का इन्वेंट्री पूरा स्टोर करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट आपका बढ़ रहा है। बट एक ही बार ऑर्डर करके मटेरियल आ चुका है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया। लॉजिक क्लियर? ये तो आपको पता ही था। अब दोस्तों यहां पर जो इक्विलिब्रियम हुआ आपके वर्ड्स में, इक्विलिब्रियम बुला लो इसको, तो ये जो कॉस्ट आता है ये सबसे कम कॉस्ट आता है। कहां सबसे कम कॉस्ट है? जहां पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल है, और इसी वजह से इस ऑर्डर साइज को हम क्या बुलाते हैं? EOQ। क्लियर? अब बिल्कुल सेम डायग्राम इधर कॉपी हो गया। किसने कॉपी किया? बॉमुल ने किया रे, हमने नहीं किया। ठीक है, अब यहां पर बस ऑर्डर साइज की जगह यहां पे आ जाएगा लॉट साइज, क्योंकि हम जब सिक्योरिटी बेचे